नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, this is second session for the chapter. In the first session we have discussed already different type of formats for cash flow statement as per accounting standard 3 revised by Institute of Chartered Accounts of India. तो AS3 में other than that traditional approach जो AS3 में रिवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया गया उसका फॉर्मेट हमने लास्ट सेशन में पूरा डिस्कस किया था. Where cash flow which is generated in last accounting period, we have given balances for two adjacent year, and the cash flow generated from different activities is split into three parts. It is divided into three parts. First is cash flow generated or cash flow used in operating activities. Second is investing activities, and third is financing activities. वो तीनों को ऐड करके हमें पता चलता है टोटल कैश फ्लो जनरेटेड और यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर. इट इज एडेड विथ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट so as to ascertain closing cash and cash equivalent, and the cash and cash equivalent has three components: cash balance, bank balance, and that investment which can be sold easily, that is marketable securities. तो अभी यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. इनिशियली फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो जरा उसका पार्ट हम याद करें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टार्टिंग पॉइंट है चेंज इन प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट फॉर द ईयर. उसमें इनिशियल 4 एडजस्टमेंट हम पहले रिकॉर्ड करते हैं. जो चारों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होती है, जो है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, एंड एनी अमाउंट विच इज ट्रांसफर टू एनी फ्री रिजर्व, आइदर जनरल रिजर्व और एनी स्पेसिफिक रिजर्व. उसको ऐड करने के बाद हमें मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसके बाद जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, राइटिंग ऑफ अ फिक्टिशियस एसेट हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये पूरा फॉर्मेट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. वहां से हम पहुंचते हैं कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल तक. फिर स्टेज आता है प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल. उसमें वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट. करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उनकी वजह से कैश फ्लो में वो रिकॉर्ड करने पे मिलता है हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसमें से टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस करने पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो ये नॉर्मल एक फॉर्मेट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ वो आइडेंटिफाई करने के लिए. यहाँ पे इनिशियली शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए एक्सरसाइज में जस्ट टू प्रैक्टिस दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कैसे कैश फ्लो आइडेंटिफाई करेंगे हम. उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 एंड 22. यानी क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस हुए. तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में 336 क्लोजिंग है और 1 लाख ओपनिंग है. यानी प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 2,36,000, बिकॉज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है हमें. तो यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट आएगा चेंज इन प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,36,000. ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एसेट एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी हमें ये 4 आइटम चेक करनी है: प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एनी अमाउंट विच इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. हमारे पास 2 बैलेंसेस है, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, दूसरा दिया गया जनरल रिजर्व. अब उसका क्लोजिंग बैलेंस 150 और ओपनिंग 50 है. तो 50 का 150 हुआ, यानी पूरे साल में 1 लाख रुपीज ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व में. तो सेकंड आइटम यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज, जो ऐड किया जाएगा क्योंकि पीएनएल डेबिट की आइटम. उसके बाद प्रपोज डिविडेंड 80,000 एंड 72,000. तो फॉर द ईयर 31 मार्च 23 proposed dividend is 80,000, and for year ended 31st March 22 it's 72,000. proposed dividend में हमेशा याद रखना है कि हमें ओपनिंग बैलेंस ही लेना है, क्योंकि proposed dividend आउट ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, वो कभी बैलेंस शीट में शो नहीं करते. इसलिए प्रीवियस ईयर के लिए जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, वो करंट ईयर में पे किया गया होगा. यानी 31 मार्च 22 के बाद 21-22 का जो प्रॉफिट में से जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो 22-23 में पे आउट हुआ है, और हम 22-23 के लिए ही काम कर रहे हैं. इसलिए जब भी प्रपोज डिविडेंड का केस आता है हमें हमेशा प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेना है. तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 72,000, और 72,000 विल बी शोन यहाँ एज ऑफ एड आइटम, ऐड किया जाएगा क्योंकि पीएनएल डेबिट की आइटम है ये. इसके बाद इंटरिम डिविडेंड, 2 एजीएम के बीच में अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई डिविडेंड, एक्स्ट्रा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है अगर प्रॉफिटेबल सिचुएशन में, तो उसकी भी एंट्री होगी. सेम इंटरिम डिविडेंड को भी यहाँ पे डेबिट किया जाएगा यानी प्लस किया जाएगा. और प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर,
is created is 1,50,000, means 1,50,000 is provided from profit and loss account for provision for tax, तो उसको भी ऐड करेंगे। ये चार आइटम की समरी 4,12,000 टोटल, इट इज एडेड विद 2,30,000, सो आंसर फॉर दैट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 6,48,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बैलेंस ऑफ P&L, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, ये तीन ही आइटम दी गई है। अगेन वी नीड टू एसेर्टेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले डिफरेंस ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस 145, क्लोजिंग इज 2 लाख, तो 145 से 2 लाख हुआ है, यानी पूरे साल में 55,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ द ईयर 55,000, आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 एंड 30,000। अब यहाँ हमें ध्यान से समझना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ तो ये दो बैलेंसेस नहीं थे, एक एज एन इंफॉर्मेशन दिया गया था 1,50,000, लेकिन जब यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स की दो अमाउंट दी गई है 30,000 एंड 50,000, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 वहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स है 30,000 और 33 में है 50,000। तो हमें समझना है कि कौन सी अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स में दो जगह पे एंट्री होती है, एक लिस्ट में सबसे ऊपर टू एसेर्टेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और लास्ट में कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद माइनस टैक्सेस पेड करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक पहुंचते हैं, यानी टैक्स की दो आइटम है। तो अब हमें समझना है कि वो दोनों जो अमाउंट है उसका यूज कैसे होगा। तो जो ओपनिंग बैलेंस है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है, वो हमेशा पे होता है, क्लोजिंग जो है वो प्रोवाइडेड है, यानी जो क्लोजिंग है यानी 31 मार्च 23 के लिए जो है प्रोविजन फॉर टैक्स वो प्रोवाइडेड है, यानी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट किया गया है और उसी को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स। और ओपनिंग जो है, ओपनिंग बैलेंस है 30,000, वो पे हुआ है, वो लास्ट में माइनस किया जाता है। इसलिए हमें इस क्वेश्चन में जो एसेर्टेन करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लास्ट पॉइंट तक नहीं जाना है, इसलिए जो सेकंड अमाउंट है ओपनिंग बैलेंस की प्रोविजन फॉर टैक्स की 30,000, उसका कोई यूज नहीं है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कैश फ्लो निकाल रहे होते तो लास्ट में उसको माइनस करना पड़ता, बट यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचना है और उसके लिए हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड किया है। इसलिए यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स 50 ऐड करेंगे एंड एज प्रपोज डिविडेंड उसमें हमेशा ओपनिंग अमाउंट ही लेनी है और ओपनिंग का अमाउंट है 50,000, तो उसको भी ऐड करेंगे। ये दोनों का टोटल है 1 लाख रुपीज एडेड विद 55,000, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंटेड टू 1,55,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सीधी इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी जो डिफरेंस है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट दिया गया है, 2 साल के बैलेंसेस नहीं है। तो इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमें दिया गया है 6 लाख रुपीज, तो वहीं से शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जब भी आंसर की शुरुआत ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हुई है, तो ये चार आइटम जो है जनरल मींस रिजर्व ट्रांसफर, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कभी आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो एनपी बिफोर टैक्स के ऊपर के स्टेज की आइटम है। तो अब यहां से आगे जो एडजस्टमेंट आएंगे वो P&L डेबिट हो तो प्लस एंड P&L क्रेडिट हो तो माइनस, बट वो आइटम्स होनी चाहिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे हमें लिस्ट करके दिया गया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख रुपीज, उसके अंदर पहले प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन 1,40,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की आइटम है, शेयर इश्यू एक्सपेंस भी फाइनेंस का फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है। तो ये तीनों P&L में डेबिट होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस होंगे। तो इंटरेस्ट पहले डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 1,40,000, 28,000 एंड 1,000। उसके बाद जो है वो है गेन, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये माइनस होता है क्योंकि ये क्रेडिट आइटम है स्टेटमेंट ऑफ P&L की, इसलिए गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 यहाँ पे माइनस होगा। गुडविल अमोर्टाइज यानी गुडविल राइट ऑफ, ये प्लस होगा क्योंकि P&L डेबिट की आइटम है, इसलिए गुडविल अमोर्टाइज 30,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी P&L डेबिट की आइटम है, इसलिए ये भी ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ये P&L क्रेडिट की आइटम है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आइटम है, इसलिए ये भी यहाँ पे माइनस में आएगा 46,000। तो ये समरी प्रिपेयर होगी ये सारे अमाउंट की, तो वो फाइनल नेट जो अमाउंट है वो है 1,63,000, सब प्लस माइनस करके 163 की फाइनल अमाउंट है एडेड विद 6 लाख रुपीज। तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल। इसके बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट आते हैं, पर उसकी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, सो वी नीड टू कंप्लीट टिल द स्टेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 ईयर के बैलेंसेस दिए गए 23-22 यानी 31 मार्च 22 एंड 31 मार्च 23। पहले करंट ईयर के बैलेंसेस है, बाद में प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो सारे आइटम्स है वो सब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड डेप्रिसिएशन। सिर्फ डेप्रिसिएशन एक ऐसी आइटम है जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी से अलग है, यानी वो ऊपर के स्टेज की आइटम है। और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है हमें, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस 90 है, ओपनिंग बैलेंस 80,000 है, यानी 80 to 90 हुआ है प्रॉफिट का बैलेंस। इसका मतलब करंट ईयर में 10,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न हुआ है। 10,000 इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो यहीं से इसके सॉल्यूशन की शुरुआत होगी। यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000, 90 माइनस 80। अब इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट आते हैं, ये 4 एडजस्टमेंट, जिसमें ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट आइटम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो स्टेज बाईपास हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट भी सेम लिखेंगे 10,000, और उसमें से एडजस्टमेंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के ये एडजस्टमेंट आएंगे। उसमें से सिर्फ एक ही आइटम है इस क्वेश्चन में, वो है डेप्रीसिएशन। 4,000 से 5,000 हुआ है, ओपनिंग बैलेंस डेप्रीसिएशन का 4,000, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का ही बैलेंस होगा, जिसका ओपनिंग बैलेंस 4,000 और क्लोजिंग 5,000 है। यानी करंट ईयर में 1,000 रुपीज इज प्रोवाइडेड फॉर डेप्रीसिएशन, इसी वजह से वो 4 to 5,000 हुआ है। तो 1,000 इज डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, और उसको ऐड करने पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल हमें मिलेगा 11,000। अब यहां से आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल 11,000 है, और यहां से आगे हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट करने। अब उसके रूल्स को याद कर लेते हैं कि करंट एसेट का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का कम होना, ये दोनों सिचुएशन में कैश फ्लो डिक्रीज होता है। करंट एसेट इंक्रीजेस एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीजेस, तो उसका एंड प्रोडक्ट है कैश फ्लो डिक्रीजेस। एंड करंट एसेट डिक्रीजेस और करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस, इन दिस टू सिचुएशन ऑलवेज कैश फ्लो इंक्रीजेस। अब यहाँ पे एक एक आइटम को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले डेटर्स है, 60,000 था जो 50,000 हुआ है, 60 का 50 हुआ है यानी डिक्रीज हुआ है। करंट एसेट डिक्रीज हुआ है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा यहाँ पे। तो डेटर्स में अमाउंट आएगी 10,000 प्लस में। दूसरा है बिल्स रिसीवेबल, 25 से 23 हुआ है, ये भी डिक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी अमाउंट प्लस आएगी। बिल्स रिसीवेबल 2,000। फिर क्रेडिटर्स में 32 का 28 हुआ है, तो 32 से 28 यानी क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए। अब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है यानी कैश फ्लो भी डिक्रीज होगा, यानी 4,000 यहाँ क्रेडिटर्स का डिफरेंस माइनस में आएगा। उसके बाद बिल्स पेएबल 35 का 22 हुआ है, यानी 13,000 बिल्स पेएबल में डिक्रीज हुआ है। बिल्स पेएबल डिक्रीज होगा तो भी यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा 13,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है नेक्स्ट आइटम, जो 3,500 से 4,500, यानी ये बड़ा है यानी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो कैश फ्लो भी इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 1,000। एक्रूड इनकम जो करंट एसेट का पार्ट है वो 8,000 से 9,000 हुआ है, यानी इंक्रीज हुआ है। करंट एसेट इंक्रीज होगा तो कैश फ्लो डिक्रीज होगा, इसलिए ये आइटम नेगेटिव होगी। फिर ये सारे अमाउंट की समरी तैयार की जाएगी, जो कि यहाँ पे 5,000 अमाउंट आएगा, फाइनली माइनस नेगेटिव 5,000, 11,000 माइनस 5,000, 6,000 इज द अमाउंट फॉर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, अब यहाँ पे हमें माइनस करना है टैक्सेस पेड। तो यहाँ पे समझते हैं कि टैक्स पेड की अमाउंट किस तरह से एसरटेन करेंगे। तो टैक्सेस पेड के लिए टैक्सेस पेड की अमाउंट हमें दी नहीं गई है यहाँ पे। अगर ये 2 साल के बैलेंसेस होते, जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो अगर इस तरह के 2 ईयर के बैलेंसेस होते तो हम मानते कि ओपनिंग पेड है और क्लोजिंग प्रोवाइडेड है, यानी ओपनिंग जो बैलेंस है उसको यहाँ पे माइनस करते टैक्सेस पेड में। बट ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स का, इसकी वजह से टैक्सेस पेड की अमाउंट नहीं आएगी। तो जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अमाउंट बनेगा 6,000। तो ओपनिंग बैलेंस हो तो ही यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस हो तो ही यहाँ पे माइनस करना है, क्लोजिंग है तो ऊपर प्रोवाइड करना है, यानी प्लस आइटम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें 2023 और 22 के बैलेंसेस दिए गए, इसमें एडजस्टमेंट करना है हमें, लेकिन लॉस फॉर द ईयर दिया गया है 1,12,500। लॉस फॉर द ईयर इज गिवन एज 1,12,500, तो यहीं से शुरुआत होगी। फिर एडजस्टमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट के।
P&L डेबिट हो तो हमेशा प्लस करना है, प्रोवाइडेड आइटम्स होनी चाहिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, एंड P&L क्रेडिट हो तो हमेशा माइनस करना है। अब इसके लिए जो हमें बैलेंस शीट के डिफरेंस दिए गए, PFDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस 22,500 था और क्लोजिंग बैलेंस 0 है। इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है, अमाउंट डिक्रीज हुआ तो माइनस करना है, प्रोविजन इंक्रीज हो तो प्लस करता है, डिक्रीज हो तो माइनस करना है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज हुआ है इसलिए 2500 यहाँ पे हम माइनस करेंगे। 1,12,500 में 2,500 प्लस करना है क्योंकि ये नेगेटिव आइटम है, ये लॉस है, और उसमें 2,500 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो डिक्रीज हुआ है तो 1,15,000 नेगेटिव आइटम आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे वर्ड आएगा ऑपरेटिंग लॉस बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल, तो लॉस की सिचुएशन हो गई 1,15,000 की यहाँ पे। उसके बाद एडजस्टमेंट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के, जिसके लिए हमें बैलेंसेस दिए गए, तो उसमें क्रेडिटर्स सबसे पहले 25 एंड 37,500, तो ये डिक्रीज हुए क्रेडिटर्स 37,500 थे ओपनिंग, जो घट के 25,000 हो गए, यानी वो डिक्रीज हुआ, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा 12,500। दूसरी आइटम है बिल्स पेएबल, जो 50,000 से 1 लाख हुआ यानी बढ़ा है, ये भी करंट लायबिलिटी की आइटम है, इसलिए ये बढ़ने की वजह से प्लस होगा 50,000। सिर्फ 2 ही आइटम थी हमारे पास और ये दोनों आइटम करंट लायबिलिटी की थी, इसलिए इसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो 37,500, इसको 1,15,000 के लॉस के साथ मर्ज करने पे फाइनल जो लॉस की अमाउंट बचेगी वो है कैश 77,500, दैट इज कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इतना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज्ड हुआ है क्योंकि नेगेटिव अमाउंट आया है। यहां से आगे क्वेश्चन नंबर 13 में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 साल के बैलेंसेस दिए गए 2020 टू 23 के लिए। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ P&L जो 60 हुआ है 55 में से, यानी 5,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो चेंज इन प्रॉफिट सबसे पहले 5,000। उसके बाद एडजस्टमेंट P&L डेबिट और क्रेडिट के, डेबिट हो तो प्लस एंड क्रेडिट हो तो माइनस। उसके कोई एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि जो सारे बैलेंसेस है, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल, ये सारे एडजस्टमेंट हमें दिए गए, उसकी इम्पैक्ट देनी है यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना 12th क्वेश्चन में रह गया, वो है शॉर्ट टर्म लोन, उसको समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है। ये लिस्ट में दिया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि PFDD, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये 3 ही आइटम को हमने कंसिडर किया है। शॉर्ट टर्म लोन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहीं नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है। दूसरी एक बात, ये लिस्ट के अंदर एक आइटम है करंट इन्वेस्टमेंट। अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब एंड होता है, यानी तीनों एक्टिविटी के कैश फ्लो को हम टोटल करते हैं, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ मर्ज किया जाता है, वहां पे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। यानी जब भी हमें करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से इन्वेस्टमेंट दिया जाए तो हमें समझना है कि दिस इज अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी ये हमेशा करंट एसेट, करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल के बाद जब हम CA/CL के एडजस्टमेंट करते हैं उसमें आएगा, नहीं कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्लस होगा। तो अगर यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट की जगह मार्केटेबल सिक्योरिटी होता तो कैश कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा, और उसकी जगह पे करंट इन्वेस्टमेंट दिया गया है, मार्केटेबल सिक्योरिटी वर्ड होता तो कैश इक्विवेलेंट में जाता, लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट वर्ड है यानी वो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं फॉर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ P&L हमें 60,000 और 55,000 दिया गया है, यानी 55 से 60 हुआ है, यानी पूरे साल में प्रॉफिट जो अर्न हुआ है 5,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न हुआ है एज पर दिस क्वेश्चन। 60 और 55 यानी 5,000 का प्रॉफिट यहाँ से शुरुआत होगी, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल 5,000 आएगा। उसके बाद के सारे एडजस्टमेंट यही लिस्ट में आएंगे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी के लिए। तो CA प्लस एंड CL माइनस आंसर माइनस आएगा, एंड CA माइनस CL प्लस आंसर प्लस में आएगा एज पर दैट रूल। करंट इन्वेस्टमेंट 8 का 10 हुआ है, 8 से 10 हुआ है, यानी 2,000 रुपए बढ़ा है, 8,000 से 2,000 हुआ इसलिए बढ़ा, इसलिए वो माइनस में आएगा करंट इन्वेस्टमेंट 2,000। दूसरी आइटम है ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स 25 से 31 यानी 6,000 बढ़ा, इसलिए ये भी 25,000 से 31,000 हुआ है, 6,000, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स की अमाउंट आएगी यहाँ पे माइनस में, इंक्रीज हुआ इसलिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 12 से 21 हुआ है, यानी यहाँ पे भी 9,000 रुपीज इंक्रीज हुआ है,
ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ इसलिए प्लस में आएगा। उसके बाद गुडविल 40 से 48 यानी गुडविल यहाँ पे एक्वायर किया गया, ये भी एक एक्स्ट्रा आइटम यहाँ पे प्रेजेंट हुई है क्योंकि गुडविल 40 से 48 हुआ, इसका मतलब गुडविल परचेज हुआ है। अब गुडविल इनटेंजिबल एसेट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ये लिस्ट में वो नहीं आएगा। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस 4000 से 2000 हुआ है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस में अमाउंट कम हुआ है, ये एक करंट एसेट है इसलिए अमाउंट कम होने की वजह से यहाँ पे कैश फ्लो बढ़ेगा इसलिए वो प्लस में आएगी अमाउंट। फिर ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स है जो 13 से 19 हुआ है, ये भी बढ़ा है 6000 रुपीज, इसलिए क्रेडिटर्स बढ़ने की वजह से कैश फ्लो बढ़ेगा तो 6000 रुपीज यहाँ प्लस में आएगा। इसकी फाइनल अमाउंट 9000 है और 5000 के साथ प्लस करने पे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज 14000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में जो एडजस्टमेंट है उसमें सीधा लिस्ट दिया गया है हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये 2 साल के आइटम्स नहीं है यहाँ पे। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन एज 1 लाख रुपीज, तो शुरुआत यहीं से होगी, चेंज इन प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 लाख रुपीज। उसमें डेप्रीसिएशन तो प्लस करेंगे, यहाँ पे डेप्रीसिएशन से पहले रिजर्व का पॉइंट आएगा, जनरल रिजर्व का, क्योंकि पहला स्टेज आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 4 आइटम आती है यहाँ पे, ये चारों आइटम हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कई बार, तो उसमें से सिर्फ ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000 को ऐड करने पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,30,000। उसमें से जो हमें पीएनएल की आइटम्स है जिसके हम एडजस्टमेंट करते हैं कि पीएनएल डेबिट प्लस एंड पीएनएल क्रेडिट माइनस, वो लिस्ट में हमारे पास नेक्स्ट जो अमाउंट है वो है डेप्रीसिएशन 20,000, तो डेप्रीसिएशन को ऐड करना है क्योंकि ये पीएनएल डेबिट की आइटम है। उसके बाद है गुडविल अमोर्टाइज 7,000, ये भी ऐड किया जाएगा क्योंकि पीएनएल डेबिट। उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000, ये नेगेटिव आइटम है क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता है और ये पीएनएल क्रेडिट की आइटम है इसलिए इसको माइनस करना है। ये दो प्लस और माइनस करने पे नेट अमाउंट 24,000, इसको 130 के साथ प्लस करने पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल इज 1,54,000। इसके बाद हमें डायरेक्ट जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी के, लेकिन वो इंक्रीज डिक्रीज के फॉर्म में, हमें 2 साल के अमाउंट नहीं दिए गए। डायरेक्ट के ट्रेड रिसीवेबल इज इंक्रीज बाय 3,000, तो ट्रेड रिसीवेबल यानी करंट एसेट 3,000 बढ़ा है यानी कैश फ्लो कम होगा इसलिए 3,000 माइनस में आएगा। उसके बाद है ट्रेड पेबल इंक्रीज बाय 6,000, अब ये लायबिलिटी है, ये बढ़ने से कैश फ्लो बढ़ता है इसलिए ये प्लस में आएगा। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज बाय 200, करंट एसेट का आइटम है, ये बढ़ा इसलिए कैश फ्लो कम होगा तो 200 माइनस में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है, ये करंट लायबिलिटी के आइटम है, ये डिक्रीज हुआ इसलिए कैश फ्लो भी डिक्रीज होगा इसलिए यहाँ पे 2,000 माइनस में, और इसकी फाइनल अमाउंट आएगी 800 विच इज एडेड टू 1,54,000। सो फाइनली कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की जो अमाउंट आएगी 1,54,800। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया गया है 4 लाख रुपीज, तो वहां से शुरुआत होगी प्रॉफिट फॉर द ईयर 4 लाख रुपीज। देन एडजस्टमेंट में अगर ये 4 में से यानी रिजर्व ट्रांसफर, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 4 में से कोई भी एडजस्टमेंट है हमेशा पहले लेना है क्योंकि वहां उसके बाद हम पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो उसमें से एक एडजस्टमेंट है हमारे पास इस क्वेश्चन में और उस एडजस्टमेंट को हम कंसिडर करेंगे प्रॉफिट के बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की जो अमाउंट है 25,000 उसको ऐड करेंगे पहले, तो मिलेगा हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,25,000। तो 4,25,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर पीएनएल डेबिट प्लस एंड क्रेडिट माइनस की आइटम्स नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के लिए, तो उसमें डेप्रीसिएशन जो पीएनएल डेबिट की आइटम है वो प्लस होगा। दूसरा है गुडविल अमोर्टाइज, ये भी पीएनएल डेबिट की आइटम है इसलिए ये भी प्लस होगा। फिर है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये पीएनएल क्रेडिट की आइटम है इसलिए ये माइनस होगा। तो 50 + 5 55 माइनस 50,000 यानी नेट अमाउंट आएगा 5,000। इट इज एडेड विथ 4,25,000 ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद हमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, तो उसके लिए हमें 2 साल के मींस 2 बैलेंसेस दिए गए ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो हमें चेक करना है कि कौन सी आइटम इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। रूल फिर से एक बार याद करते हैं, करंट एसेट इंक्रीज करंट लायबिलिटी डिक्रीज, आंसर हमेशा माइनस में आएगा। करंट एसेट डिक्रीज एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज, तो आंसर हमेशा प्लस में लिखना है हमें। तो डेटर्स जो करंट एसेट की आइटम है वो 12 से 15 हुआ है यानी बढ़ा है, डेटर्स बढ़ा है 3,000 रुपए, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आएगा। डेटर्स में इंक्रीज हुआ है 12 से 15 हुआ इसलिए 3,000 नेगेटिव होगा। बिल्स रिसीवेबल
10 से 8 हुआ है तो ये एसेट डिक्रीज हुआ है, करंट एसेट डिक्रीज हुआ है, इसलिए प्लस होगा 2000 रुपीज। 12 to 8 10 से 8000 हुआ है। ट्रेड पेएबल्स 15,000 से 10,000 हुआ है। ट्रेड पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स 15,000 से 10,000 हुआ है, यानी 5,000 रुपीज डिक्रीज हुआ है। 15,000 से 10,000 5,000 डिक्रीज हुआ है। करंट लायबिलिटी की आइटम थी ये डिक्रीज होने की वजह से इसको माइनस किया जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट आइटम है प्रीपेड एक्सपेंस, जो 6,000 से 4,000 हुआ है, ये करंट एसेट की आइटम है और ये भी डिक्रीज हुआ है, इसलिए इसको भी हम ऐड करेंगे। 6 to 4 में 2000 प्लस होगा। इसकी फाइनल नेट जो अमाउंट है माइनस -4,000। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल है 430, उसमें से ये माइनस करेंगे 4,26,000 इज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेस पेड। सो फाइनल आंसर फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 4,26,000। अब इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमें एग्जीक्यूट करने हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन किस स्टेज से शुरू होता है। चेंज इन प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट ऑफ द ईयर से है, तो सबसे पहले वो 4 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व मीन्स रिजर्व ट्रांसफर, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको कंसिडर करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके अंदर हमें जो एडजस्टमेंट करने हैं वो P&L डेबिट और क्रेडिट के, जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के है। उसके बाद स्टेज आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल, वहां वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मिलता है और माइनस टैक्सेस पेड करने पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमेशा इस पर्टिकुलर टॉपिक का शॉर्ट क्वेश्चन आवे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस स्टेज से शुरुआत करनी है और कौन से स्टेज तक का इसका कैलकुलेशन करना है। इस टॉपिक के फर्दर क्वेश्चंस है वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।